हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर विनय दुबे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 रीवा। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने चल रहे हैं वह है कक्षा 10वीं का विज्ञान, अध्याय 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और उसका भाग 1। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ने से पूर्व आवश्यक है हम जानें कि कक्षा 9वीं में हमने क्या क्या सीखा है। हमारे आसपास के पदार्थ मुख्यतः तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के रूप में उपस्थित रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज तक कुल कितने तत्वों का पता चल चुका है? आइए जानें कि आज तक हमें कुल 118 तत्वों की जानकारी है। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। शेष तत्वों को कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया होता है। हमने यह भी सीखा है कि तत्व वह समांग शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तथा जिसे किसी भी विधि द्वारा एक से भिन्न प्रकार के परमाणुओं में विभक्त नहीं किया जा सकता। आज के इस वीडियो सत्र में हम अध्ययन करेंगे बर्जीलियस का वर्गीकरण और इसकी सीमाएं, डोबरीनर का त्रिक नियम और इसके दोष, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं और लोथर मेयर का वक्र। तो आइए शुरू करते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुणधर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में लगे थे। उन्हें तत्वों की इन जानकारियों को व्यवस्थित करना बहुत ही कठिन लग रहा था। उन्होंने इन गुणधर्मों में एक ऐसा प्रतिरूप ढूंढना प्रारंभ किया जिसके आधार पर इतने सारे तत्वों को आसानी से रखा जा सके, व्यवस्थित किया जा सके और उनका अध्ययन किया जा सके। वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने के कई प्रयास किए ताकि अव्यवस्थित को व्यवस्थित किया जा सके। इसी क्रम में सबसे पहला नाम आता है बर्जीलियस का। और आइए देखें हम बर्जीलियस का वर्गीकरण। बर्जीलियस ने सबसे पहले ज्ञात तत्वों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जिन्हें क्रमशः धातु और अधातु नाम दिया। जैसा आप जानते हैं, धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्यतया ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण इनमें पाया जाता है। वहीं अधातु ऐसे तत्वों को कहा जाता था जो सामान्यतः ठोस, द्रव या गैस किसी एक अवस्था में पाए जा सकते हैं। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं तथा भंगुर होते हैं। इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। कुछ दिनों तक इनका यह वर्गीकरण चलता रहा, किंतु जैसे ही उपधातु तत्वों की खोज हुई तो बर्जीलियस का यह वर्गीकरण अमान्य हो गया। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि उपधातु क्या होते हैं? तो समझिए कि उपधातु वे तत्व थे जो धातु और अधातु दोनों के समान गुण व्यक्त करते रहे। कालांतर में ऐसे तत्व खोजे गए जिनके गुण धातु और अधातु दोनों के समान थे, उन्हीं को उपधातु कहा गया। और इनकी खोज के पश्चात बर्जीलियस का यह वर्गीकरण अमान्य हो गया। जैसे जैसे तत्वों और उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास भी बढ़ते गए। अगले क्रम में नाम आता है डोबरीनर का। JW डोबरीनर ने 1817 में समान गुणधर्मों वाले तीन तीन तत्वों को त्रिक समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया।
बेसिकली J.W. डोबरिनर का पूरा नाम जोहान वोल्फगांग डोबरिनर, ये जर्मनी के म्यून्सबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई की थी। उसके बाद स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया था इन्होंने। इसके बाद वे जेना विश्वविद्यालय में रसायन एवं औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। उन्होंने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। यहाँ यह बात याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्लेटिनम धातु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। इसके उत्प्रेरकी गुण की खोज का श्रेय वोल्फगांग डोबरिनर को जाता है। समान गुण वाले तीन तीन तत्वों के त्रिक समूहों की खोज करने के कारण ही इन्हें वर्गीकृत किया जा सका और आवर्त सारणी का विकास हुआ। यह योगदान था बर्जीलियस का। बर्जीलियस ने समान गुण वाले तीन तीन तत्वों के कुछ समूहों को चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा और एक नियम दिया कि त्रिक समूह के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत होता है। इसे ही डोबेरिनर का त्रिक नियम कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण भी है, परीक्षा में अक्सर आता है। तो प्यारे बच्चों, याद रखना है डोबेरिनर का त्रिक नियम क्या है। पुनः पढ़ लीजिए। त्रिक समूह के तीन तत्वों को यदि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होगा, या बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है। यह था डोबेरिनर का त्रिक नियम। इन्होंने सबसे पहला त्रिक समूह बनाया था लिथियम परमाणु द्रव्यमान 7, सोडियम परमाणु द्रव्यमान 23 और पोटेशियम परमाणु द्रव्यमान 39 का। लीजिए देखिए, लिथियम परमाणु द्रव्यमान 7 और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान 39, अर्थात पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का औसत 23 होता है, जो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के एग्जैक्ट बराबर है। ठीक है। दूसरा त्रिक समूह बनाया था इन्होंने कैल्शियम परमाणु द्रव्यमान 40, स्ट्रांसियम परमाणु द्रव्यमान 87.5 और बेरियम परमाणु द्रव्यमान 137 का। यहां भी पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का औसत 88.5 आता है, जो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान 87.5 के लगभग बराबर है। इसी प्रकार तीसरा त्रिक समूह बनाया था डोबेरिनर ने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। यहाँ क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35 और ब्रोमीन का परमाणु द्रव्यमान 127, दोनों का औसत 81.0 होता है, जो बीच वाले तत्व ब्रोमीन के परमाणु द्रव्यमान 80.0 के लगभग बराबर है। यह हुआ डोबेरिनर का त्रिक नियम। तब बारी आती है डोबेरिनर के त्रिक नियम के दोष या उसकी सीमाएं। ड्रॉबैक्स ऑफ डोबेरिनर ट्रेड्स। डोबेरिनर ने उस समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रिक समूह ही बनाया, जिसके कारण उनकी तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत करने की पद्धति सफल और उपयोगी नहीं रही। तब डोबेरिनर का वर्गीकरण अमान्य होने के पश्चात प्रयास काम आया न्यूलैंड का, जिसे हम जानते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से। डोबेरिनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों को तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में न्यूलैंड ने सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से प्रारंभ करते हुए उस समय तक ज्ञात 56वें तत्व थोरियम पर इसको समाप्त किया और एक नियम प्रस्तावित किया। आइए जाने क्या नियम दिया था न्यूलैंड ने। यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो
प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। यह था न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने बताया कि समान गुण वाले तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रख दिया जाए तो प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। उन्होंने अपने इस सिद्धांत की तुलना संगीत के अष्टक से की थी, इसीलिए इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहा जाता है। क्या आप संगीत के सुरों से परिचित हैं? आइए समझें कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के 7 सुर होते हैं, जिन्हें सा, रे, ग, म, प, ध, नी के नाम से जानते हैं। सुर के स्केल पूर्ण टोन और अर्ध टोन आवृत्ति अंतराल से अलग किए गए होते हैं। इन्हीं सुरों का उपयोग करके कोई संगीतकार संगीत की रचना करता है। स्पष्ट है कि कुछ सुर बार बार दोहराए जाते होंगे। संगीत में प्रत्येक आठवां स्वर पहले स्वर के जैसा होता है, पहले स्वर के समान होता है। इसी को आधार मानकर न्यूलैंड ने नियम दिया था कि यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान होगा। यही न्यूलैंड का अष्टक नियम था। इस आधार पर इन्होंने उस समय तक ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और यह एक सारणी दी, जिसमें आप देख रहे हैं कि लिथियम पहला तत्व अगर मानते हैं तो लिथियम के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां तत्व होता है कौन? सोडियम। तो लिथियम का 8वां तत्व सोडियम, बेरिलियम का 8वां तत्व मैग्नीशियम, इन दोनों के गुण समान होंगे। बोरान का 8वां तत्व एल्यूमिनियम होगा, तो बोरान और एल्यूमिनियम दोनों के गुणों में समानता होगी। कार्बन का 8वां तत्व सिलिकॉन होगा, कार्बन और सिलिकॉन के गुणों में भी समानता होगी न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार। न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान थे, क्योंकि सोडियम लिथियम के बाद 8वें क्रम का तत्व था। इसी तरह बेरिलियम का 8वां तत्व मैग्नीशियम था। बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुणों में भी अधिक समानता थी। ठीक इसी प्रकार बोरॉन के 8वें क्रम पर एल्यूमिनियम आता है, इसीलिए बोरान और एल्यूमिनियम भी एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं। तब देखेंगे हम न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं, ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, क्योंकि न्यूलैंड के अष्टक में कैल्शियम के बाद आने वाले प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से मिलता जुलता नहीं था। ये पहली सीमा हुई, पहली लिमिटेशन हो गई न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की। जैसे न्यूलैंड ने कोबाल्ट तथा निकिल को समान गुण धर्म के आधार पर एक समूह में रख दिया, जबकि इन्हीं के समान गुण दर्शाने वाले आयरन लोहे को अलग स्थान दिया। यह भी एक दोष था न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का। आइए इस टेबल में देखें कि यहां कोबाल्ट और निकिल रखे गए हैं एक साथ, क्योंकि इनके गुण समान थे। इन्हीं के समान गुण वाला आयरन यहां नीचे रखा गया है, तो इन दोनों के समान गुण वाले तत्व को अलग स्थान दिया गया। यह भी न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत और इस वर्गीकरण का दोष था। इसी तरह कोबाल्ट और निकिल को फ्लोरीन और क्लोरीन के समीप रखा गया है, इनके वर्ग में रखा गया है। फ्लोरीन और क्लोरीन के गुणधर्म कोबाल्ट और निकिल से पूर्णतया भिन्न होते हैं, फिर भी इनको एक साथ एक क्रम में रखा गया है। यह भी न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का दोष था। अगर निष्कर्ष के रूप में बात करें तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू होता था। दूसरी बात, अक्रिय गैसों की खोज होने के कारण
न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। अक्रिय गैसों की खोज होने के पश्चात न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत अमान्य इसलिए हो गया कि अब प्रत्येक 8वें तत्व के स्थान पर 9वां तत्व पहले तत्व के समान गुण प्रदर्शित करने वाला होने लगा था। अक्रिय गैसों को सबसे किनारे रख दिया गया और जब अक्रिय गैसों को उनके स्थान पर रख दिया गया तो न्यूलैंड का अष्टक नियम स्वयमेव अप्रासंगिक हो गया। यह वर्गीकरण भी अमान्य हुआ। तब बारी आई जर्मन रसायनज्ञ लोथरमेयर। जर्मन रसायनज्ञ लोथरमेयर ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ बनाया और बताया कि समान गुण वाले तत्व इस ग्राफ पर समान स्थितियों पर आते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लोथरमेयर ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन के बीच ग्राफ खींचकर नियम दिया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ खींचने पर समान गुण वाले तत्व ग्राफ में समान स्थितियों पर उपस्थित रहते हैं। आइए, ये आपके सामने बना हुआ है लोथरमेयर का वक्र, जिसमें x अक्ष पर लिया गया है तत्वों का परमाणु द्रव्यमान क्रमशः बढ़ते हुए और y अक्ष पर लिया गया है तत्वों का परमाणु आयतन। अब जब इन दोनों के बीच ग्राफ बनाया गया तो कुछ इस प्रकार का ये वक्र मिला है। इस वक्र में भिन्न भिन्न तत्वों के नाम स्थान संकेत लाल बिंदुओं के द्वारा दर्शाए गए हैं और उनके साथ तत्व का संकेत लिखा गया है। लोथरमेयर की विवेचना के अनुसार समान गुण वाले तत्व वक्र में समान स्थितियों पर उपस्थित रहते हैं। जैसे यहां पर सोडियम है तो सोडियम का गुण इस स्थान पर उपस्थित पोटेशियम के समान होगा, पोटेशियम का गुण अगली पीक के टॉप पर उपस्थित रुबिडियम के समान होगा। इसी तरह यदि कोई तत्व यहाँ बेरिलियम है तो बेरिलियम का गुण यहाँ पर उपस्थित एल्यूमिनियम के समान होगा, एल्यूमिनियम का गुण आगे इसी प्रकार उपस्थित तत्वों के समान होगा। नाइट्रोजन धातु है, नाइट्रोजन का गुण यहाँ पर फास्फोरस है, फास्फोरस का गुण आगे सल्फर है, सल्फर का गुण, इनके गुणों में समानता होगी। यह बताया था किन्होंने? लोथरमेयर ने, कि समान गुण वाले तत्व वक्र में समान स्थितियों पर उपस्थित रहते हैं। ठीक है, यह हो गई बात लोथरमेयर के वक्र की। परीक्षा में महत्वपूर्ण है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है लोथरमेयर का वक्र आधारित था, तो हमें याद रखना है कि परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन के बीच ग्राफ को। लोथरमेयर ने इसी आधार पर सिद्ध किया कि परमाणु भारों की वृद्धि के साथ परमाणु आयतनों में नियमित समानता अर्थात आवर्तिता पाई जाती है। लोथरमेयर का यह सुझाव तत्वों के वर्गीकरण के लिए नींव का पत्थर साबित हुआ, जिसके आधार पर इन्होंने और अन्य वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण का आगे पुनः प्रयास किया। आइए हम जानें कि आज के अध्ययन में, आज की पढ़ाई में हमने क्या क्या सीखा। पहली बात कि तत्वों को उनके गुणधर्मों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। दूसरा, डोवरीनर ने तत्वों को त्रिक समूहों में वर्गीकृत किया, 3-3 समूह बनाए, त्रिक समूह बनाया था और त्रिक समूहों में तत्वों को व्यवस्थित किया था। साथ ही नियम दिया था कि समान गुण वाले 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होगा। अगली बारी आई तो हमने सीखा है न्यूलैंड का अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था। यह भी ऑब्जेक्टिव में आने वाला प्रश्न है कि अष्टक सिद्धांत किसने दिया था। अष्टक सिद्धांत के प्रणेता कौन है? न्यूलैंड, जिन्होंने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था और नियम दिया था कि यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो
प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होगा। ठीक। और अंतिम बात आती है जिसके बारे में हमने सीखा कि लोथर-मेयर ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ खींचा था और प्राप्त वक्र को हम लोथर-मेयर के वक्र के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने नियम दिया था कि वक्र में समान गुण वाले तत्व समान स्थितियों पर उपस्थित रहते हैं। फिर बारी आती है महत्वपूर्ण प्रश्नावली की। आपके लिए पहला प्रश्न है कि तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन है लोथर-मेयर, दूसरा न्यूलैंड, तीसरा बर्जीलियस और चौथा मेंडलीव। तो बताइए किसने किया था तत्वों का वर्गीकरण सर्वप्रथम? याद होगा आपको, तत्वों को सबसे पहले बर्जीलियस ने 2 वर्गों में विभक्त किया था जिन्हें क्रमशः धातु और अधातु कहा गया था। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बर्जीलियस। दूसरा प्रश्न है सही त्रिक समूह कौन सा है? पहले ऑप्शन में 3 तत्व हैं, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। दूसरे में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तीसरे में कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। चौथा ऑप्शन है लिथियम, सोडियम और कैल्शियम। अब यहां समझना यह है कि लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम ये क्रम में नहीं थे। क्लोरीन, ब्रोमीन तो थे लेकिन वहां फ्लोरीन नहीं था, इसके क्रम में आयोडीन था, आपको याद होगा। तीसरा ऑप्शन जो है कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम, यह ऑप्शन सही उत्तर है सही त्रिक समूह का। लिथियम सोडियम के साथ कैल्शियम नहीं बल्कि लिथियम सोडियम के साथ पोटेशियम तत्व था पहले वाले त्रिक में। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि इन 3 में से सही त्रिक समूह कौन है? कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। फिर बारी आती है महत्वपूर्ण प्रश्नावली की। आपके लिए यह 3 प्रश्न हैं और महत्वपूर्ण हैं। ऊपर पढ़े हुए बिंदुओं के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर हम सभी को लिखना है। तो बच्चों हो जाइए तैयार और लीजिए पहला प्रश्न है डोबरीनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी? आप जानते हैं कि डोबरीनर का वर्गीकरण अमान्य हुआ क्योंकि उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों के लिए 3-3 के त्रिक समूह बनाए जाना संभव नहीं था। न्यूलैंड के अष्टक नियम की क्या सीमाएं थी? न्यूलैंड के अष्टक नियम में भी बात हुई कि यह केवल कैल्शियम तक के तत्वों पर लागू होता था, अर्थात कैल्शियम के बाद हल्के तत्वों के अलावा अन्य तत्वों में यह क्रम लागू नहीं होता था। दूसरी बात कि अक्रिय गैसों की खोज हो जाने के पश्चात न्यूलैंड का अष्टक नियम अमान्य हो गया, अप्रासंगिक हो गया। उपधातु तत्व किसे कहते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जैसा आप जानते हैं कि वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण व्यक्त करते हैं उन्हें ही हम उपधातु तत्वों के नाम से जानते हैं। तो उपधातु तत्व क्या होंगे? वे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण व्यक्त करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, आघात वर्धनीय और तन्य होती हैं। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, धातुओं में धात्विक ध्वनि होती है, ध्वनिक होती हैं, जबकि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता और साथ ही अधातुओं में कोई चमक नहीं होती। अपवाद स्वरूप आयोडीन है जिसमें चमक होती है। तो इस प्रकार हम उपधातु तत्व और इनकी विशेषताएं और उदाहरण अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और समझेंगे। आशा करता हूं कि आज के पढ़े हुए बिंदुओं में सारी बातें आप सभी के समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद आप सभी का।